नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपको आपके इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अगर आपने इस चैनल के कुछ वीडियोस देखे हैं, पसंद आए हैं, तो कृपया उन्हें लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि समय-समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, 18 अगस्त 2022 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 4 जजमेंट्स दी हैं। चारों सिविल रिलेटेड जजमेंट्स हैं। आइए हम इन चारों जजमेंट्स को देखते हैं। तो जिसमें से एक नॉन रिपोर्टेबल है और बाकी 3 रिपोर्टेबल हैं। तो हम इन रिपोर्टेबल जजमेंट्स को हम देखते हैं कि क्या बताया था माननीय सुप्रीम कोर्ट ने और किस तरीके की जजमेंट्स थी। थोड़ा सा ब्रीफ डिटेल्स को जानेंगे हम इस जजमेंट से इस वीडियो में। तो चलते हैं, हम पहली जजमेंट को देखते हैं। देखिए, ये एक स्पेशल लीव सिविल और 1952019521 ऑफ 2001 की एक जजमेंट है। तो देखिए, इस जजमेंट में क्या था, देखिए कि ये एक आर्बिट्रेशन से रिलेटेड एक जजमेंट है। जो आर्बिट्रेशन एक्ट का जो प्रोविजंस है उसको कवर किया है इसमें। और ये एक हाई कोर्ट की, जो सिक्किम हाई कोर्ट की जो गैंगटॉक बेंच है, उसमें उसके अगेंस्ट ये अपील फाइल की थी, जिसमें जो है आर्बिट्रेशन अपील थी रिस्पोंडेंट्स की, उसको जो है रिस्पोंडेंट्स की, जो उन्होंने सेटिंग असाइड द ऑर्डर पास बाय द कमर्शियल वोट। तो ये एक सुप्रीम कोर्ट में, ये एक हाई कोर्ट की जो जजमेंट है गैंगटॉक बेंच की, उसमें रिस्पोंडेंट्स की जो अपील है उनको अलाउ कर दिया था और जो कमर्शियल कोर्ट की जो एप्लीकेशन थी उसको सेट असाइड कर दिया था। तो लेकिन जो अपीलेंट ने एक एप्लीकेशन लगाई थी सेक्शन 9 ऑफ आर्बिट्रेशन कॉन्सिलेशन एक्ट के अंदर, और इसमें जो इस एप्लीकेशन को माननीय जो है डिविजनल बेंच ने उसे डिसमिस कर दिया था। और इस एंड आल्सो जो डिसमिस कर दिया था कि जो आर्बिट्रेशन पिटीशन जो फाइल की अपीलेंट अंडर सेक्शन 11 को फॉर द आर्बिट्रेशन ऑफ आर्बिट्रेटर, इस एप्लीकेशन को भी जो है तब उसको डिसमिस कर दिया था। एंड आल्सो डिसमिसिंग, दोनों एप्लीकेशंस को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब माननीय हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया था। तो देखिए, यहाँ पे एक डिस्प्यूट यहाँ पे रेज हो गया है कि रिस्पोंडेंट स्टेट ने एक प्रॉपर्टी थी जो अपीलेंट को लीज की थी और कंडीशंस थे थोड़े से बताए थे सेल डीड डीड ऑफ लीज के, और कंडीशंस ये कुछ स्पेसिफाइड यहाँ पर बताई गई हैं। उसमें हम नहीं देखते हैं, आगे थोड़ा बढ़ते हैं उसमें और लीगल एस्पेक्ट्स को देखते हैं इसमें क्या था कि। और उसके बाद जो एक लेटर दिया गया, एक अपीलेंट ने एक लेटर दिया, उसके लेटर पे जो है जो गवर्नमेंट ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे, उन्होंने एक रिजेक्ट कर दिया ऑफर ऑफ अपीलेंट का कि लीज को रिन्यू नहीं किया जा सकता है। और उस लेटर के जो कंटेंट्स हैं यहाँ बताए गए हैं। तो आगे देखते हैं थोड़ा सा, इसमें सारा डिटेल में है, काफी बढ़िया लीगल एस्पेक्ट्स को देखते हैं। और फिर इसके बाद अपीलेंट ने एक रिक्वेस्ट की रिस्पोंडेंट को कि फर्दर स्टेप्स ना लें और जब तक जो है आर्बिट्रेशन में ये मैटर को लेते हैं और जब तक डिस्प्यूट्स डिफरेंसेस सेट डिसाइड नहीं हो जाते आर्बिट्रेशन से, तो तब तक ये है स्टेप्स ना लें। इसके बाद अपीलेंट ने एप्लीकेशन फाइल की सेक्शन 9 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट के अंदर और कमर्शियल कोर्ट में इन दी कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज ईस्ट सिक्किम एट गैंगटॉक। और रिस्पोंडेंट ने रिप्लाई दिया, रिस्पॉन्स दिया इस एप्लीकेशन में और कहा कि अपीलेंट ने रॉन्ग इंटरप्रिटेशन किया, मिसकंस्ट्रूड कर दिया क्लॉज सो एंड सो लीज एग्रीमेंट का। और उसने कहा कि रिस्पोंडेंट स्टेट ने कोई एक्सेप्ट नहीं की है, जो अपीलेंट की जो है ऑफर को एक्सेप्ट ही नहीं किया है, तो इसलिए कोई आर्बिट्रेशन का जो क्वेश्चन नहीं उठता है। और अगर क्लॉज को पढ़ा जाए 4 और 13 की क्लॉज को पढ़ा जाए, जो रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट था विद रिगार्ड्स टू द क्वांटम ऑफ रेंट एंड द पेमेंट एंड द पीरियड ऑफ रिन्यूअल टू द आर्बिट्रेशन। तो क्लॉज 17 ये अपॉन द टर्मिनेशन ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द लीज के ऊपर बताती है, जो अपीलेंट वाज रिक्वायर्ड टू क्विट एंड वेकेट द सेट प्रॉपर्टी। तो ये चीज मैंने डिस्कस की थी। और सिंगल जज थे जो लर्नड जज थे कमर्शियल कोर्ट के, उन्होंने रिस्ट्रेंट कर दिया रिस्पोंडेंट स्टेट को कि अपीलेंट की पोजेशन को आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे जब तक कि कमेंसमेंट नहीं हो जाती आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स पे। लेकिन अब इस ऑर्डर के अगेंस्ट में रिस्पोंडेंट स्टेट ने जो है
वो एक अपील फाइल की अंडर सेक्शन 37 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट के अंदर और सेक्शन 13 ऑफ द कमर्शियल कोर्ट एक्ट और आर्टिकल 227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के। और अपीलेंट ने भी जो है एक एप्लीकेशन फाइल की सेक्शन 11 ऑफ 1996 एक्ट रीड विद सेक्शन 10 ऑफ द कमर्शियल कोर्ट एक्ट कि ये आर्बिट्रेशन पिटीशन है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द आर्बिट्रेटर। तो यहाँ पे फिर जो प्रोविजंस हैं फिर उसके डिस्कस किया डिविजनल बेंच ने, और डिविजनल बेंच ने ऑर्डर दिया। फिर अब यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि जो डिविजनल बेंच है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिविजनल बेंच ने एरर कर दी है कि आर्बिट्रेशन जो क्लॉज है कुड ओनली बी इन्वोक्ड अगर की जो प्रपोजल ऑफ रिन्यूअल है वो एक्सेप्ट करता है लेसर, अगर लेकिन डिस्प्यूट होती है विद रिगार्ड्स टू द पीरियड ऑफ रिन्यूअल और जहाँ डिस्प्यूट होता है विद रिगार्ड्स टू द क्वांटम ऑफ रेंट प्रपोज्ड बाय द टू बी पेड बाय द लेसर ऑफ द लेसर। आप साथ में कहा कि एक वेल सेटल्ड है क्लॉज लीज डीड में कैनॉट बी लीज डीड को आइसोलेशन में नहीं पढ़ा जा सकता, उसको पूरा इंटरप्रिटेशन जो है उसको आइसोलेट में नहीं पढ़ा जा सकता, तो उसको पूरी कंटेंट्स को पढ़ने पड़ेंगे तभी जाकर इंटरप्रिटेशन निकलेगी। और चैप्टर जो 13 जो है रीड विद क्लॉज 3 जो है क्लियरली प्रोवाइड्स करता है कि इनिशियल टर्म ऑफ लीज थी वो फॉर द पीरियड ऑफ 24 ईयर्स थी फ्रॉम 1 जून से जो है 2021 तक, और रॉन्गली प्रिंट हो गया था यहाँ पे क्लॉज 13 का। तो यहाँ पे बताया कि कहा कि ये डिस्प्यूट नहीं है, इट इज नॉट अ डिस्प्यूट की टू बी रीड एज चैप्टर क्लॉज 4 13 part and concerned sub part 13 concerned have proceeded on the basis of the terms of clause 4 or sub part 13। तो प्राइम फेशिया ये बताया कि जो लीज डीड थी वो एक्सप्रेशन जो है शेल मीनिंग्स को बताया जाता है, कमांड बताई जाती है। तो फिर इसके ऊपर पिछले जो वर्डिक्ट्स हैं जजमेंट्स आई हैं जो साइटेशंस थी उनको कोट किया और कहा कि कोर्ट जो है इसमें इसलिए कोर्ट है माननीय सुप्रीम कोर्ट हुआ डिविजनल बेंच ने एरर कर दी है, और जो जिसमें एक अपीलेंट की जो एप्लीकेशन थी सेक्शन 11 पर सब पार्ट 6 की जो आर्बिट्रेशन एक्ट थी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर उसको रिजेक्ट करने से डिविजनल बेंच ने एरर कर दी है। जो डिस्प्यूट था वो नॉन रिन्यूअल ऑफ द लीज था, वो क्लियरली आर्बिट्रेबल था, उसको आर्बिट्रेशन में दिया जा सकता है। तो इसके बेसिस पे जो बताया है फिर कि डिविजनल बेंच ने एरर कर दिया, तो इसी बेसिस में कहा कि जो इम्प्लीमेंट जजमेंट ऑर्डर है उसको सेट असाइड किया जाता है और फिर बाद में माननीय आर्बिट्रेटर के पास भेज दिया कि वो आर्बिट्रेटर जो है फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात हाई कोर्ट और फॉर्मर चेयरमैन ऑफ सिक्किम लॉ कमीशन जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं जो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेंगे। तो ये एक जजमेंट थी। दूसरी जजमेंट को हम देखते हैं, ये देखिए ये जजमेंट आई है, इसमें एक लीगल एस्पेक्ट के ऊपर हम देखेंगे क्या है इसमें। PR प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स चंडीगढ़ अपीलेंट और सो एंड सो रेस्पोंडेंट, और 3 सिविल अपील हैं। और इसमें ये जजमेंट में ये बताया है कि जो अपील जो है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया गया इस अपील में कि जो ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट है जितना भी जो जैसे इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 260A के अंदर जो है एक ज्यूरिसडिक्शन बनाई गई है हाई कोर्ट की, जो भी इनकम टैक्स अपीलेंट ट्राइब्यूनल्स होते हैं उनकी जो ऑर्डर हैं वो जाएंगे अपील के जो भी ऑर्डर होंगे वो हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में आएंगे। तो जो भी बेंच बनी है ITAT जिसे इनकम टैक्स अपीलेंट ट्राइब्यूनल कहा जाते हैं वो कॉन्स्टिट्यूट की गई है। अगर यहाँ पे ये बताया गया कि अगर वो एक्सरसाइज कर रही है मोर देन 1 स्टेट पे, तो हर स्टेट की जो सेपरेट ईच स्टेट हैविंग द सेपरेट हाई कोर्ट होती है, हर स्टेट की अपनी एक हाई कोर्ट होती है। अब क्वेश्चन अरोज उठता है कि किस हाई कोर्ट में अपील को फाइल किया जाए। सेक्शन 260 मान लीजिए एक ITAT की एक ब्रांच है एक स्टेट में, तो उसी की हाई कोर्ट में अपील होगी। मान लीजिए एक ITAT की जो कोई ब्रांचेस हैं और कई 2 स्टेटों में ऑपरेट करी, तो अब ये कौन सी हाई कोर्ट में जाएगा, तो इस इशू को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसमें डिस्कस किया, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स थी बिटवीन दी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की और एक दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट थी, मतलब एक कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट थी। अगर केस को अगर ट्रांसफर कर दिया जाता है तो तब फिर क्या किया जाएगा। और यहाँ देखते हैं अब इसमें क्या था, सेक्शन 260 जो बताया गया है कि स्पेसिफाई द हाई कोर्ट की जहाँ अपील लाई करती है वेयर ट्राइब्यूनल्स ऑपरेटेड फॉर द प्लूरिटी ऑफ द स्टेट। यहाँ पर ये डिस्कस नहीं किया गया सेक्शन 268 के अंदर। और फिर ये जो जजमेंट मतलब ये आंसर दिया गया था एक हाई कोर्ट का, एक हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ने एक जजमेंट थी सेठ बनारसी दास गुप्ता वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की जजमेंट थी। उसमें ये बताया गया था कि हाई कोर्ट जो एप्रोप्रिएट वही होगी जहां असेसिंग अथॉरिटी सिचुएट होगी। मान लीजिए जहाँ कोई
असेसमेंट होती है, असेसिंग अथॉरिटी ने जहाँ असेसमेंट किया रखी है, तो वहीं की जो हाई कोर्ट है वही उस पे जो है अपील डाली जाएगी। और अभी तक ये जजमेंट जो है वो अभी इसी तरह फोर्स में फील्ड में आई मतलब यूज की जा रही है। और फर्दर एक और क्वेश्चन रेज हुआ इस यहाँ पे कि जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट जो है, अगर कॉन्सिक्वेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द केस under section 127 of the act from one assessing authority to another assessing authority of a different state located in a different state। एक क्वेश्चन याद है इंपॉर्टेंट यहाँ ये रेज हुआ कि मान लीजिए 127 जो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कोई केस को ट्रांसफर कर दिया गया एक असेसिंग ऑफिसर की यूनिट या जुरिस्डिक्शन लिमिट से दूसरे ऑफिसर असेसिंग ऑफिसर की जुरिस्डिक्शन में दूसरी स्टेट में चला जाता है, तो फिर उसमें क्या होगा। तो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने ये ओपिनियन दिया था कि ट्रांसफर कर लेने से जो है वो प्रिंसिपल जो लेट डाउन हुआ है सेठ बनारसी दास गुप्ता का, वो जो है वो चेंज नहीं होगा। वो ट्रांसफर में भी जहां से चल रही है प्रोसीडिंग वहीं चलेगी। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने एक और जजमेंट दी थी, CIT वर्सेस सहारा इंडिया फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और CIT वर्सेस RB इंडस्ट्रीज लिमिटेड। उन्होंने इन जजमेंट्स में डिफरेंट व्यू लिया गया और हाई कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है ट्रांसफर ऑफ द केसेस जो वहीं होगा जहां कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द ट्रांसफरिंग होगी विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। तो डिफरेंस होगा ओपिनियन बिटवीन द पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में के दोनों के बीच में एक डिफरेंस आया और अब यहाँ पर डिटरमाइन किया हाई कोर्ट का और उसको फाइलिंग अपील को इसमें डिसाइड किया गया इस जजमेंट में। हम इस जजमेंट के एंड में चलते हैं, यहाँ पर क्या डिसीजन आया उसको हम देखते हैं। पहले देखिए यहाँ ये डिसीजन निकल के आया कि जो देखिए इस पैराग्राफ में देखिए पैरा नंबर 33 में देखिए पैराग्राफ में 33 में निकल के आया कि जो हर डिसीजन है जो IT/AT का वो वहीं रिलाई होगा जहां हाई कोर्ट सिचुएट करती है जिसकी जुरिस्डिक्शन में असेसिंग ऑफिसर ने असेसमेंट ऑर्डर पास किया है। असेसमेंट ऑर्डर जो असेसमेंट ऑर्डर दिया वहीं की हाई कोर्ट में आएगा। अगर इन केस में अगर असेसी ट्रांसफर कर देते हैं उसके पावर को 127 ऑफ द एक्ट के अंदर, तो हाई कोर्ट जिस जुरिस्डिक्शन में असेसिंग ऑफिसर ने पास किया है, मान लीजिए एक स्टेट से बी स्टेट में पास किया, तो ऐसी ए स्टेट में जिस असेसिंग ऑफिसर ने पास किया तो उसी हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में वो है अपील जो है वो सुनी जाएगी। तो ये द प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल इवन इन द ट्रांसफर ऑफ द केसेस ऑफ 127 ऑफ द सेम असेसमेंट। तो देखिए यहाँ पर ये माननीय हाई कोर्ट ने एकदम क्लियर कर दिया। और तीसरी जो जजमेंट थी देखिए ये एक रिपोर्टेबल जजमेंट थी और इसमें जजमेंट में भी एक प्रॉपर्टी और डिस्प्यूट से रिलेटेड था और ये आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की जजमेंट थी के अगेंस्ट जो है स्पेशली पिटीशन फाइल की गई थी। तो इसमें कहा गया था कि जो सिंगल जज थे उन्होंने हाई कोर्ट के जो तेलंगाना के थे उन्होंने रिव्यू पिटीशन को अलाउ कर दिया था जो कि रिस्पोंडेंट नंबर 110 ने फाइल कर दी थी और एक काफ़ी लंबा एक केस चला था, काफ़ी इसमें डिस्प्यूट्स चले थे। लेकिन यहाँ पर यही निकल के आया था कि जब सेकंड जो रिव्यू पिटीशन जो फाइल की जाती है वो काफ़ी ज़्यादा उसका स्कोप लिमिटेड होता है और यहाँ पे वैसी जो रिव्यू पिटीशन फाइल की जाती है तो उसका काफ़ी स्कोप बहुत लिमिटेड होता है। तो सेकंड रिव्यू पिटीशन जो है वो एक अब्यूज प्रोसेस ऑफ द कोर्ट है। तो यहाँ पर यही देखकर कंक्लूजन निकाला कि जो जिस हाई कोर्ट ने जो रिव्यू पिटीशन जो अलाउ कर दी थी उन्होंने कहा कि इसे मेंटेनेबल नहीं है और सेकंड सेट ऑफ रिव्यू पिटीशन जो है वो एक अब्यूज प्रोसेस ऑफ द कोर्ट होगा और इसे रिजेक्ट कर देना चाहिए था। और जो कि हाई कोर्ट ये आज इस केस में वो जो है ऑर्डर जो है वो मेंटेनेबल नहीं होगा और विदाउट हम मेरिट्स पे अभी नहीं जाते हैं। तो इम्प्यून जो जजमेंट जो दी गई है उसे सेटिस्फाइड कर दिया गया और जो वापस जो रिव्यू पिटीशन थी उसको रिस्टोर कर दिया जो हाई कोर्ट के पास थी। तो ये उम्मीद है ये शॉर्ट वीडियो था, ये काफ़ी डिटेल्स में अभी इसको करेंगे। तो अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट होगी तो हम इसमें डिटेल वीडियो बनाएंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इसे लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।